हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस यू में। आज हम आपके लिए लेके आए थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 5। इस लेक्चर 5 के अंदर हम देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन है वो क्या होता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो देखो, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, इसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार क्या है, तो इसको मैं एक्चुअल में पहले समझा चुका हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर फर्स्ट में, लेकिन फिर भी आपको बेसिक थोड़ा बता देता हूँ जो न्यू अपने सब्सक्राइबर या न्यू जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखें। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब हीट का सिस्टम में हीट न तो प्रवेश कर सकती है ना ही निकल सकती है। तो हम क्या कहते हैं, जैसे ये मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम की जो बाहर वाला जो इलाका होता है, एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सराउंडिंग। तो हम क्या कहते हैं, न तो सराउंडिंग से सिस्टम में न ही सिस्टम से सराउंडिंग में क्या नहीं हो सकता, हीट का फ्लो नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अब ये एक्सपेंशन क्या है, इसको हम समझते हैं एक्सपेंशन क्या है। तो हम कहते हैं, देखें, ये अपने पास एक क्रिस्टल है और इस ये क्रिस्टल अपने एक सिलेंडर में लगा हुआ है और इसमें सिलेंडर में एन मोल अपने पास गैस भर रखी है हमने, और वो भी कौन सी है, आइडियल गैस। ठीक है, ये एन मोल अपने पास क्या है, आइडियल गैस। और इसका जो दाब है जो इस क्रिस्टल पे लग रहा है वो क्या है, पी इंटरनल। मैं इसको मैं क्या कह रहा हूँ, पी इंटरनल। और ये जो क्रिस्टल का जो दाब इस गैस पे लग रहा है उसको मैं कह रहा हूँ पी एक्सटर्नल। तो क्या होता है, देखें, हम कहते हैं जब पी इंटरनल मतलब जो आंतरिक जो गैसों का जो दाब है क्रिस्टल पे लग रहा है वो पी इंटरनल है, वो अगर पी एक्सटर्नल से ज्यादा होता है तो ये क्रिस्टल क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, प्रसार करेगा। तो हम कहेंगे कि इस वाले प्रोसेस में क्या होता है एक्सपेंशन। वॉल्यूम का क्या होगा, एक्सपेंशन, क्योंकि हम कहेंगे आंतरिक प्रेशर ज्यादा है तो ये गैस क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम कहेंगे वॉल्यूम पहले ये था तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे ये वाली कंडीशन तो क्या होगी, एक्सपेंशन की, और ये वाली कंडीशन अगर इसका उल्टा कर दे तो ये वाली कंडीशन किसकी हो जाएगी, कंप्रेशन की। कंप्रेशन मतलब हम कहेंगे, देखो, अगर P एक्सटर्नल है वो P इंटरनल से ज्यादा हो जाता है तो हम कहेंगे ये कंप्रेशन की घटना है। कंप्रेशन मतलब जब वॉल्यूम का घटना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, संपीड़न भी बोल सकते हैं इसको। तो देखें, हमें कहा ये एक्सपेंशन क्या है। अब मैं इसको ये कहूं कि इस वाले पूरे प्रोसेस में अगर क्या रहे, जो हीट है वो क्या बनी रहे, कांस्टेंट, मतलब डेल क्यू बराबर क्या रहे, जीरो। जो हीट एक्सचेंज है वो उसका मान क्या रहेगा, जीरो, मतलब क्यों क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट है वो क्या रहे, कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसको हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अब इसको देखो, हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम कैसे समझते हैं, हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल ई बराबर क्या होता है भाई, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमें पता है, मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर फर्स्ट में बता चुका हूं। और हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है भाई, जो क्यू है वो क्या बना बना रहता है, कांस्टेंट, और डेल क्यू बराबर में क्या लिख सकता हूं, मतलब जो हीट एक्सचेंज का मान रहेगा वो क्या होता है, जीरो। तो मैं क्या कहता हूं, इस क्यू क्यू ये अपने पास क्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये, तो अपने पास क्या बचेगा, डेल ई बराबर क्या बचेगा भाई, डब्ल्यू। डेल ई बराबर क्या बचेगा, डब्ल्यू, मतलब जो सिस्टम पर जितना कार्य होगा तो सिस्टम की उतनी ही इंटरनल एनर्जी वृद्धि होगी। हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल आइडल गैस 1 मोल आइडल गैस। तो हम क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने आपको लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के 4th में बताया था कि इसको हम किससे डिनोटेट करते हैं भाई, CS CM के द्वारा। तो हम क्या कहते थे, वहां था C/N, यही कह रहे थे। C क्या है, हीट कैपेसिटी था, N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे। तो हम कहेंगे यहाँ पे कितने मोल है भाई, 1 मोल के लिए हम कह रहे हैं, तो ये हम क्या कहेंगे, ये किसके बराबर होगी भाई, C के बराबर। ये किसके बराबर होगी, C मतलब हीट कैपेसिटी के बराबर मोलर हीट कैपेसिटी होगी जब N बराबर क्या होता है, 1 मोल। तो हम क्या कह सकते हैं, C बराबर आपको क्या बता रखा था, dQ/dt, ये बता रखा था। तो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसको मैं क्या कह दूंगा, CV बराबर dQ/dt। और हमें पता है जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जो dQ है वो किसके बराबर होता है, dE के बराबर होता है। कैसे होता है वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, मैं आपको लेक्चर 4th में आपको बता चुका हूँ। तो देखिए एक बार और बता देता हूँ, ये क्या है, इसको ये कैसे हम कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं डेल E बराबर क्या होता है, Q प्लस W। हम कहते हैं डेल E बराबर Q माइनस P डेल V, क्योंकि W बराबर क्या होता है, माइनस P डेल V। तो अगर मैं कहता हूं कि अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमें पता है डेल Q डेल V बराबर क्या होगा भाई, 0। तो अगर मैं डेल V बराबर 0 रखूंगा तो डेल E बराबर क्या आता है, Q आता है। क्या आता है भाई, Q। तो मैं इस Q की जगह क्या रख सकता हूँ भाई, डेल E भी तो रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, ये किसके बराबर होगा, dE/dt। ठीक है, तो ये CV है वो किसके बराबर होगा, dE/dt के। तो मैं इसको एक टर्म में और लिख सकता हूं, देखो कैसे लिख सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं ना, देखें डेल E बराबर CV dt कह सकता हूं। अभी हमारे पास आया है रिलेशन डेल E बराबर CV dt। हम कहते हैं अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अभी हमें पता चला था डेल E बराबर क्या होता है, W। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, W बराबर भी तो लिख सकता हूँ, ये डेल E किसके बराबर है, W के बराबर, CV dt। तो ये अपने पास क्या निकल के आया, W बराबर डेल E बराबर CV dt। ओके, तो ये अपने पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में जो अपने पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है वो क्या होता है। ठीक है, देखो हम इसे एक टर्म में वो लिख सकते हैं, वो टर्म क्या होगी, W बराबर डेल E CV dt को हम क्या लिख सकते हैं, जो आंशिक डिफरेंस है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, T2 माइनस T1, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस को एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए जो वर्क है वो क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो हम देखो उसको पढ़ते हैं। देखो हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो क्या होता है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो देखो हम कहते हैं W बराबर क्या होता है, वर्क डन होता है वो होता है माइनस P डेल V। जो सिस्टम के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य होता है वो माइनस P डेल V के बराबर होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या होता है, डेल E बराबर क्या होता है भाई, Q प्लस W। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें Q बराबर क्या होता है भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q बराबर 0। तो डेल E बराबर क्या होता है, W। अगर मैं W की जगह ये वैल्यू पुट अप करूँ तो ये अपने पास क्या आएगा, डेल E बराबर क्या आता है, माइनस P डेल V। हमें एक रिलेशन अभी हमने निकाला था ऊष्माधारिता से, मोलर हीट कैपेसिटी क्या थी, उसमें हमने कहा था जो CV डेल E बराबर क्या होता है,
CV dt होता है। अगर मैं क्या करूं, इस डेल E की वैल्यू इसमें पुट अप कर दूं तो अपने पास क्या बनेगा, CV dt इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास माइनस P डेल V। लेकिन हमें पता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हम क्या कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए CV dt बराबर क्या होगा माइनस ये P डेल V बन जाएगा, क्योंकि डेल V इसके लिए लिखते हैं कि dv किसके लिए लिखते हैं, हम dv इसी के लिए तो लिखते हैं जिसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है वॉल्यूम, तो इसके लिए हम dv का यूज करते हैं। और डेल v मतलब दो वॉल्यूम का डिफरेंस ज्यादा होता है तो उसको डेल v से। चलो अब हम क्या कहते हैं कि मैं क्या कहता हूं फॉर आइडल गैस P बराबर हमें पता है PV बराबर क्या होता है nRT, और n बराबर क्या हो 1 मोल हो, क्या हो 1 मोल हो, तब हम क्या कह देंगे PV बराबर क्या होता है RT। मैं क्या कहूं अगर मेरे को P निकालना है तो क्या लिख दूंगा RT अपॉन V। तो ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू इसमें पुट अप करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा अपने पास, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या कह देंगे पुट दैट वैल्यू ऑफ P, वैल्यू हम P की वैल्यू पुट अप करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, हम इस वैल्यू पुट अप करते हैं तो क्या होगा CV dt बराबर क्या आएगा अपने पास RT अपॉन V और ये dV ये आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये आए CV dt बराबर क्या आएगा माइनस RT अपॉन V, तो मैं इसको ये कह दूं CV dt बराबर माइनस RT अपॉन dV अपॉन V लिख सकता हूं इसको। तो हम क्या कहें अगर मैं इस टेम्परेचर को इसको नीचे भेज दूं तो ये क्या, टेम्परेचर को अगर इसके नीचे भेज देता हूं तो ये क्या बन जाएगा CV dt अपॉन T बराबर क्या बचेगा माइनस R dV अपॉन V। अब मैं क्या करता हूं dV अपॉन V हम कहेंगे dt अपॉन T को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा CV ln T, और ये क्या आएगा माइनस R dV अपॉन V का dV अपॉन V को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ln V। अब इसको हम क्या करेंगे भाई इंटीग्रेटेड कर देंगे, हम क्या कह देंगे इंटीग्रेट, इसको समाकलित करेंगे तो क्या आएगा भाई समाकलित, हम इसकी बाउंड्री सीमा में समाकलित करेंगे T1 से T2 तक, इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल T2, और इसको इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक, क्योंकि एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं प्रारंभिक टेम्परेचर और अंतिम टेम्परेचर क्या है, और प्रारंभिक वॉल्यूम और अंतिम वॉल्यूम हमें ज्ञात होता है तब क्या होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेटेड करने के बाद CV ln T2 अपॉन T1 बराबर ये क्या बचेगा माइनस R ln V2 अपॉन V1, ये अपने पास बचेगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन निकाल ली थी। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस साइन में इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CV ln T2 अपॉन T1 बराबर R ln V1 अपॉन V2। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमें एक इस CV को मैं क्या करता हूँ इसके नीचे ले आता हूँ तो ये क्या बचेगा ln T2 अपॉन T1 बराबर R अपॉन CV ln V1 अपॉन V2, ये अपने पास बचेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक चल एक हमें टर्म याद रखनी है, वो क्या है देखो, हम कहते हैं V नो गामा बराबर क्या होता है CP अपॉन CV। या आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा मोनोएटॉमिक डायटोमिक ट्राइएटॉमिक गैसों के लिए गामा कैसे निकालते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अभी आप ये याद रखना गामा बराबर क्या होता है CP अपॉन CV। फिर हम क्या कहते हैं R, ये आपको रिलेशन में पहले बता चुका हूँ CP माइनस CV बराबर क्या होता है भाई R होता है। तो मैं क्या करूँ, मेरे को इस CP की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस CV को इधर ले आऊंगा तो ये क्या बचेगा CP बराबर क्या बचेगा R प्लस CV। ये वैल्यू मैं क्या करूंगा भाई, ये वैल्यू मैं CP की किसमें पुट अप कर दूंगा इसमें, तो पुट अप करने पर अपने पास क्या बनेगा भाई, हम क्या कहेंगे गामा बराबर आएगा अपने पास R प्लस CV अपॉन CV। तो हम कहेंगे कि गामा बराबर क्या हो गया R अपॉन CV,
प्लस CV अपॉन CV। तो हम कहेंगे ये तो कट गया, तो मतलब यहाँ पे बचा एक, मतलब R अपॉन CV प्लस क्या बचा एक। अब इस प्लस को एक को इधर ले जाऊं तो ये क्या बचेगा, गामा माइनस 1 बराबर क्या बचेगा, R अपॉन CV। तो हम कहेंगे R अपॉन जो CV है अपने पास, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। तो अपने पास क्या बनेगा भाई, हम कहेंगे अपने पास क्या बनेगा, देखें तो हम क्या कहेंगे, ln T2 अपॉन T1 बराबर R अपॉन CV की वैल्यू क्या है, गामा माइनस 1, और फिर क्या बचा ln V1 अपॉन V2। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ये गामा माइनस 1 इसे मल्टीप्लाई है, तो हम कहेंगे ये यहाँ इसके पावर में चला जाएगा, ln T2 अपॉन T1 बराबर ये बचेगा ln V1 अपॉन V2। ये जो था ये किस में चला गया, पावर में, गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया इससे दोनों से। अब हम क्या कहेंगे, अब इसके अंदर मैं log से क्या करता हूँ, log को कैंसिल कर दूंगा। log से log कैंसिल करने के बाद बचेगा क्या अपने पास, T2 अपॉन T1 इक्वल टू बचेगा V1 अपॉन V2 की यहाँ पावर है गामा माइनस 1। अब मैं क्या करूँ, T2 की वैल्यू रख लेता हूँ। हमें पता है V नो, हमें क्या पता है आइडल गैस के लिए, आइडल गैस में क्या होता है भाई, PV बराबर क्या होता है RT, जब n बराबर क्या हो 1 मोल है, ठीक है। तो हम कहेंगे PV बराबर RT, तो हम T निकालना है, तो इस R को मैं इधर ले जाऊंगा, ये क्या बचेगा, T बराबर ये बचा। तो इस T की वैल्यू को मैं यहाँ क्या करूंगा, पुटअप करूंगा, तो ये अपने पास पुटअप करने पर क्या बचेगा, देखे ये तो हमें पता है। इसको मैं बॉक्स को इधर रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, देखें तो हम क्या करें, ये अपने पास T1 की वैल्यू क्या है, अपने T की वैल्यू क्या है, PV अपॉन R। तो मैं इस T2 के लिए लिखना है, तो ये क्या लिख दूंगा, P2 V2 अपॉन R। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, P2 V2 अपॉन R, और अपॉन इस T1 के लिए क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन R, ठीक है। तो हम कहेंगे R से R तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, बराबर यहाँ पे क्या बचा हुआ है, V1 अपॉन V2, और इसकी पावर क्या है, गामा माइनस 1। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, इसको सोल्व करने के बाद बचा क्या, P2 अपॉन V2, P1 V1 बराबर बचा V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। अब हम क्या करें, इस टर्म को मैं यहाँ से V2, ये अपने पास जो V2 अपॉन V1 बचा हुआ है, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ। तो इस इधर लाने से पहले मैं एक टर्म को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं उल्टा कर देता, इस पूरी टर्म को मैं क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा अपने पास, P2 V2 अपॉन P1 V1 बराबर में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, V2 अपॉन V1, कोई चेंज नहीं होगा, गामा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, V1 और V2 को हम इधर ले आएंगे, तो ये उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे, ये क्या बचेंगे, P1 P2 बराबर क्या होगा, ये V2 अपॉन V1 है, ये गामा माइनस 1 है। तो हम इस V1 अपॉन V2 को इधर लेके आए और लाएंगे, तो ये वाले उल्टे हो जाएंगे इधर, तो ये आएंगे V2 अपॉन V1। तो हम कहेंगे यहाँ पे पावर तो एक है ही है, तो हम कहेंगे ये माइनस की पावर, ये प्लस की पावर एक घट जाएगी इसमें। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1, ये गामा माइनस 1 और प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बचेगा भाई, हम कहेंगे अपने पास बचेगा, ये देखें अपने पास बचेगा P1 अपॉन P2 बराबर बचेगा V2 अपॉन V1, और इसकी पावर बचेगी गामा। तो हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं PV पावर गामा बराबर क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि भाई हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो किसी भी टर्म के अंदर आइडल गैस के अंदर हम लेंगे तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे PV पावर PV की पावर जो गामा है वो बराबर ये क्या रहने वाला है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बचा। तो हम इस फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वी हैव कैलकुलेटेड
क्या निकाल सकते हैं, P1 निकाल सकते हैं, V1 निकाल सकते हैं, गामा निकाल सकते हैं, P2 निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं, और ये जो वैल्यू है ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये अपने पास ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एडियाबैटिक प्रक्रम है उसमें P1 V1 गामा ये कैसे निकालते हैं वो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम एक और इक्वेशन के द्वारा हम इसे देख सकते हैं। देखो वो क्या है, जिसके द्वारा हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन के लिए तो हम वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन के लिए हम क्या कहेंगे कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसमें हर स्टेप के अंदर वर्क अपने को थोड़ा थोड़ा प्राप्त होता है। तो हम क्या कहेंगे, डेल डब्ल्यू बराबर क्या है, पी डेल वी। हम कहेंगे पी डेल वी, और अपने पास जो एक इक्वेशन है अपने पास वो क्या है, पी वी की पावर गामा बराबर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं क्या लिख देता हूँ, के से। तो पी बराबर निकालना है तो ये हम क्या कह देंगे, के अपॉन वी की पावर गामा। अब इस पी की वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर दें तो अपने पास डेल डब्ल्यू बराबर क्या बचेगा, डेल डब्ल्यू बराबर बचेगा अपने पास पी की जगह क्या आ जाएगा, के अपॉन वी की पावर गामा, और ये बचेगा डीवी। अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि अपने को टोटल वर्क निकालना है। तो हम V1 से V2 की सीमा के अंदर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। हम कहेंगे मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, फाइनल वर्क क्या निकल के आएगा। तो फाइनल वर्क निकालना है तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे V1 से V2। इस के को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकालेंगे, और ये क्या बचा, डीवी अपॉन वी की पावर गामा। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेटिंग करते हैं डीवी अपॉन वी की पावर गामा का। तो हम क्या कहेंगे, अपने पास W बराबर क्या निकल के आएगा, 1 माइनस गामा, और ये के, ये फाइनाइट यूनिट पहले लिखी जाती है V2, और ये इसकी जो पावर नीचे होती है वही लिखी जाती है यहाँ पे 1 माइनस गामा, और ये माइनस के V1 की पावर 1 माइनस गामा। अब हम करेंगे ये जो के कांस्टेंट है ये किसके लिए, V2 के लिए। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बराबर क्या है, पी वी की पावर गामा। ये कांस्टेंट के ये V2 के लिए हम क्या कह देंगे, यहाँ पे भी P2 और V2 के लिए, क्योंकि अंतिम के लिए है ना ये, वॉल्यूम और प्रेशर के लिए। तो हम क्या कहेंगे, 1 माइनस गामा, के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी की पावर गामा, मतलब P2 V2 की पावर गामा, ये V2 1 माइनस गामा, माइनस के, यहाँ पे के की जगह हम क्या लिख देंगे, के की जगह P1 के V1 के लिए तो हम क्या कह देंगे, P1 V1 की पावर गामा, और V1 1 माइनस गामा, ये लिख दिया। अब हम कहेंगे ये V1 की पावर गामा और ये V1 की पावर गामा ये तो कैंसिल, क्योंकि ये इधर जाएगी, ये प्लस में होगी तो ये माइनस वाली और ये प्लस वाली खत्म, और ये वाला देखो V2 की पावर गामा और ये V2 की पावर गामा भी कैंसिल। तो W बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास, W बराबर निकल के आएगा 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, ये अपने पास W कैलकुलेट हो गया। इससे हम W की वैल्यू हमने आसानी से इससे निकाल सकते हैं कि W हमने कैसे निकाला, और इसके द्वारा हम गामा है, जो अंतिम प्रेशर है, वॉल्यूम है, प्रारंभिक प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा हम W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो जो आंशिक कार्य है, हम कहते हैं कि जो कुछ कार्य किया गया था, मतलब पहले स्टेज से सेकंड स्टेज में गया तो उस समय जो कितना कार्य हुआ सेकंड से थर्ड में, इससे तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो अगर अपने को आंशिक कार्य निकालना है तो हम क्या कहेंगे, डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, अभी उस समय पहले मैंने बताया था, डेल डब्ल्यू बराबर होता है डेल ई, और ये किसके बराबर होगा, माइनस सीवी dt के बराबर। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इस इक्वेशन में, डेल डब्ल्यू बराबर माइनस डेल ई माइनस सी वी डी टी की हम क्या कर सकते हैं, अंतिम टेम्परेचर माइनस प्रारंभिक टेम्परेचर। मतलब आपको प्रारंभिक और अंतिम टेम्परेचर दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हो, वर्क निकाल सकते हो कि सिस्टम पर कितना कार्य किया गया है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इन दोनों इक्वेशन के द्वारा हम एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो कार्य कितना होता है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम ई रिवर्सिबल प्रोसेस में एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन है उसमें कार्य कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।
अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है। ठीक है, तो देखो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क होगा वो क्या होगा हमें पता है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इरिवर्सिबल में फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब मुक्त प्रसार। मुक्त प्रसार में मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 3rd में बताया था कि इसमें जो बाह्य दाब होता है पी एक्सनल बराबर क्या होता है 0। तो हम क्या कहते हैं, हमें पता है W बराबर क्या होता है भाई माइनस पी डेल वी होता है। क्या होता है W बराबर क्या होता है माइनस पी डेल वी होता है। हमें यहाँ पे पी एक्सनल मतलब जो P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा अपने पास यहाँ 0 इंटू डेल वी। तो हम करेंगे तो ये पूरा W बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास 0 निकल के आएगा। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता है क्या डेल E बराबर क्या होता है Q प्लस W। और ये कौन सा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q बराबर क्या होता है भाई 0। तो डेल E बराबर क्या बचता है W और W बराबर अपने पास क्या है 0। तो डेल E बराबर क्या निकल के आएगा 0। ठीक है, ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आएगा डेल E बराबर 0। तो हम कहेंगे कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगा उसमें इंटरनल एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा उसका मान 0 होगा और जो वर्क होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। वर्क मतलब जो बाह्य जो कार्य किया जाएगा सिस्टम पे वो क्या होगा 0 होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमें पता है जो आइडल गैस में क्या होता है एनर्जी है जो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। किसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो ध्यान हम ये कहते हैं कि अगर एनर्जी का मान 0 है तो ये टेम्परेचर मान भी क्या होगा डेल टी भी क्या होगा 0। तो हम कह सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन में मुक्त प्रसार में जो वर्क किया जाता है सिस्टम पे वो भी 0 होता है और सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है वो भी 0 होता है और उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो भी 0 होता है। ठीक है, और डेल एच होता है वो भी क्या होगा भाई 0 क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों बराबर 0 है तो डेल एच बराबर भी क्या निकल के आएगा 0। तो ये तो अपनी बात हुई फ्री एक्सपेंशन की मुक्त प्रसार की। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंशन की। ठीक है, तो सेकंड हम बात करते हैं इंटरमीडिएट। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंशन की। तो देखें तो देखो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में क्या होगा। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का मतलब कि सिस्टम है जो निर्वात में सिस्टम इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का क्या है। जैसे मैं कहूं कि ये मेरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है और इसमें क्या भरी हुई है n मोल गैस भरी हुई है। तो मैं कहूंगा इस गैस का जो दाब होगा वो P इंटरनल और ये जो गैस पे लगने वाला जो दाब है P एक्सटर्नल तो उसमें P इंटरनल ज्यादा है P एक्सटर्नल से, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो उस सिस्टम को निर्वात में ले जाए। मतलब वो दाब ये P एक्सटर्नल का जो मान है वो बहुत कम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। हम कहेंगे यहाँ पे P इंटरनल ज्यादा है लेकिन P एक्सटर्नल से लेकिन थोड़ा कम है। ठीक है, थोड़ा कम है मतलब P ये पूरे ये नहीं है कि पूरी गैस इसको पूरे ये जो क्रिस्टल है उसको पूरे पूरे ऊपर तक धकेल देगी। मतलब इंटरमीडिएट है मतलब बीच में रुक जाएगा फिर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं इसके लिए W कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या होता है तो देखें हम इसके लिए W कैलकुलेट करते हैं। W बराबर क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल V। ठीक है, तो P एक्सटर्नल डेल V मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम डिफरेंस है वो क्या होगा देखो W बराबर क्या होगा W बराबर हमें पता है माइनस P एक्सटर्नल
डेल वी। अब इसमें डेल वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम का डिफरेंस माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1, मतलब अंतिम वॉल्यूम और प्रारंभिक वॉल्यूम। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ, इसमें V2 और V1 की वैल्यू लिख सकता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, फॉर आइडल गैस, क्योंकि आइडल गैस भरी थी हमने, फॉर आइडल गैस के लिए हम क्या कहते हैं, पीवी बराबर क्या होता है, nRT, और n बराबर क्या हो, 1 मोल हो, तो हम क्या कहेंगे, आपको पीवी बराबर क्या हो जाएगा, RT, और आपको क्या निकालना है V2 के लिए, तो हम क्या कह देंगे, V बराबर क्या हो गया, RT अपॉन P। ठीक है, अगर आपको V2 के लिए निकालना है तो यहाँ पे V2, यहाँ पे T2, और ये क्या हो जाएगा P2। और अगर आपको किसके लिए निकालना है, V1 के लिए निकालना है, तो आप V1 बराबर क्या हो जाएगा, RT1 अपॉन P1। ठीक है, तो ये वैल्यू आप क्या कर देंगे, इसमें पुट अप कर देंगे, इसमें, और ये वाली इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखें, हम कहेंगे W बराबर अपने पास क्या बचेगा, माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या है, RT2 अपॉन P2 माइनस RT1 अपॉन P1, ये है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, R कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकालेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल, ये R बाहर आ गया, और हम क्या कर सकते हैं, ये क्या बचेगा, T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ठीक है, ये अपने पास आ चुका है। अब हम क्या करें इसमें, इसको देखो मैं मिटा रहा हूं, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करेंगे, तो ये अपने पास क्या आएगा, इसको जैसे मैं आपको पहले लिख लूं, आर पी एक्सटर्नल, एक ही बात है, मैं इसको इसमें एलसीएम लेने के बाद अपने पास एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, P2 P1, और ये क्या आएगा, T2 P1 माइनस, और क्या आएगा, T1 P2, ये आएगा। तो मैं अब देखें, वी नो फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हम क्या कहेंगे, W बराबर क्या होता है, डेल E, और डेल E बराबर क्या होता है, CV dt, क्योंकि हमें सिस्टम पर जो कार्य जो किया जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, तो W बराबर डेल E बराबर CV dt। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये भी कह रहे थे CV T2 माइनस T1 कह रहे थे। ये अपने पास W की वैल्यू आ चुकी है, अब इस W की वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पुटअप कर सकता हूँ। देखो ये जो W की वैल्यू आई है CV T2 माइनस T1, ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, CV T2 माइनस T1 बराबर माइनस R मल्टीप्लाई P एक्सटर्नल T2 P1 माइनस T1 P2 अपॉन P2 P1। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है, और इस फॉर्मूले के द्वारा हमने इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो वर्क क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो वर्क होगा वो क्या होगा वो कैलकुलेट किया हमने। तो आप अगले वीडियो में मैं आपको एंथैल्पी जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसका मान क्या होगा वो बताऊंगा। इस वीडियो में बता सकता था लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया। तो आप बने रहिए अपने चैनल एज्यूम में।